हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ज्योग्राफी का अध्ययन, ज्योग्राफी मतलब जियो और ग्राफोस दो शब्दों से मिलके बना है। इसका मतलब है भू और गोल। मतलब भू का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का अध्ययन करना, ग्राफोस मतलब अध्ययन हो गया। पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो पृथ्वी का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस पे दो लोग निवास करते हैं मेनली। एक होता है मानव, एक होता है प्राकृतिक संसाधन होता है, यानी प्रकृति होती है। तो मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। और जब मानव और प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे प्रकृति के द्वारा भी बहुत सारे स्थल स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। जैसे पर्वत पर्वत मैदान हो गया पठार हो गया। हाँ, तो ये सब प्रकृति द्वारा बहुत सारे चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जैविक संसाधन हो गया, और जैविक में होता है कि जैविक और जैविक संसाधन हो गया, जल मृदा हो गई, जल मृदा, वनस्पति, वन्यजीव एक्सेट्रा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इन सब प्राकृतिक चीज़ों को मनुष्य कैसे प्रभावित करता है, यहाँ पे फोकस हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में जितने भी हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसमें मानव सक्रिय कारक भूमिका निभाता है। इन्हीं मानव के सक्रिय कारक की वजह से प्रकृति में हमें प्रकृति क्या करती है, आपदा के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन लाती है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, सुनामी जैसी गतिविधि हमें देखने को मिलती है। तो प्रकृति कारकों में मानव ने संशोधन किया, इसलिए प्रकृति बहुत सारे आपदाएं लाते हैं जिससे कि मानव प्रभावित होता है। और अवैध प्रदूषण की समस्या, जलवायु शरणार्थी की समस्या आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, और वन आगने की घटना देखने को मिल रही है, समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जीवों के आवास में भी कमी हो रही है। बहुत सारे गैसों का, ग्लेशियर पिघलेगा तो हानिकारक गैसें जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब बहुत सारी गैसें वायुमंडल में रिलीज होगी। तो मानव ने बुरी तरीके से प्रकृति को प्रभावित किया है। इससे प्रकृति जो होती है बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं जो मानव को प्रभावित करते हैं। तो भूगोल क्या है, मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है। अब भूगोल में एक चीज़ मेन होता है जो आपको समझना चाहिए, प्रदेश। भूगोल मतलब क्या होता है, पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर बहुत सारे प्रदेश पाए जाते हैं। विश्वतरीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, ध्रुवीय प्रदेश। हर एक प्रदेश की जलवायु अलग होती है, तापमान, वर्षा, वनस्पति और वहाँ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अलग होते होंगे। और जो भी जलवायु और वनस्पति पाई जाती है उसके आधार पर मनुष्य क्रियाकलाप भी अलग अलग करता है। मतलब उसका मानव का रहन सहन, खान पान, पहनने का तरीका और आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ इत्यादि प्रभावित होती है। तो भूगोल क्या है, प्रदेश का अध्ययन है। ये कौन बोलता है कि रिक्टर बोलते हैं, हमबोल्ट बोलते हैं, ये सब प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं जो बोलते हैं कि भूगोल प्रदेश का अध्ययन है। हार्टसोन की डेफिनेशन है कि भूगोल क्या है, प्रदेश का क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या है, हार्टसोन भी बोलते हैं। तो प्रदेश के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार प्रदेश के बारे में जब हम जानते हैं तो भूगोल को जब अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि जलमंडल में क्या परिवर्तन हो रहा है, वायुमंडल में क्या परिवर्तन हो रहा है, स्थल मंडल में क्या परिवर्तन हो रहा है, और वनस्पति जाति या जो जीव जंतु है इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। जब मनुष्य का अध्ययन हम करते हैं तो मनुष्य में देखते हैं हम 3 प्रकार की क्रियाकलापें होती हैं। जो प्राकृतिक संसाधन होता है, मनुष्य पहले क्या था, उसी पर निर्भर था।
तो प्राकृतिक संसाधनों में बहुत सारे पिछड़े क्षेत्र हो गए, अफ्रीका हो गए, भारत के जनजातीय प्रदेश हो गए, और जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत कम है, मरुस्थलीय इलाके या राजस्थान के इलाके जहाँ पे प्रकृति बहुत हावी है, पर्वतीय इलाका, पूर्वोत्तर इलाका, उन सभी क्षेत्रों में मनुष्य आज भी अपने प्राकृतिक संसाधनों पे ही निर्भर करता है, वहाँ के पर्यावरण की दशाओं के अनुकूल जीवन यापन करता है और प्राथमिक गतिविधियाँ करता है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, एक्सेट्रा। तो मनुष्य का जब हम अध्ययन करेंगे तो भूगोल को लिंक करना है, किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करना है, तो आजकल क्वेश्चन यही आता है कि मनुष्य इसमें फोकस हो गया है, किस तरीके से वो प्रकृति को प्रभावित कर रहा है, आर्थिक क्रियाकलापों से क्या वैश्विक स्तर पे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, वैश्वीकरण, भू राजनीतिकरण, और इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे मेनली। तो मनुष्य की प्राथमिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर आएगा, पशुपालन आएगा, और प्रकृति के ऊपर जो भी निर्भरता है उसकी वो प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे, जैसे मत्स्य पालन हो गया है, ये सब। सेकेंड में उद्योग होता है, उद्योग के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। औद्योगिक क्रांति जब से आई है तब से बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। इससे औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि उपभोक्ता आधारित वस्तुएं हमें मिल जा रही है आसानी से, मानव जीवन आसान हो जा रहा है, और उद्योग के माध्यम से परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ, और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर तरीके से हम लोग दोहन करने लगे, बहुत ज़्यादा दोहन होने लगा। और जब हमारे यहाँ उद्योग होने लगा तो हम लोग देखने लगे तो विदेश से हम लोगों के पास जब पैसा कम पड़ने लगा तो विदेश से पैसा आने लगा, या यहाँ से लोग निवेश करने लगे, जैसे पूंजीपति को बढ़ावा हुआ। और पूंजीपति क्या होता है, समाज में दो विभाजन देखने को मिला, एक पूंजीपति वर्ग, एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। और पूंजीपति बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका बहुत अति दोहन करने लगे। और क्योंकि औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बूस्ट होने लगी, तो अर्थव्यवस्था जीडीपी ग्रोथ रेट को ज़्यादा रखने के लिए, देश का विकास करने के लिए, तो क्या हुआ, उद्योग पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंस होने लगे। और उद्योग फिर क्या हुआ कि औद्योगिक नियमों को सरल किया जाने लगा, क्योंकि उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहिए, तो लाभ के चक्कर में हम लोगों ने नियमों में छूट दे दी और उद्योगों का रख रखाव अच्छी तरीके से नहीं होने लगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रदूषण की समस्या देखने को मिली। ठीक है, तो ये उद्योग हो गया। पहले क्या हुआ, प्राथमिक गतिविधि में कृषि, पशुपालन और वन जैसे जनजातीय क्षेत्र जिस पे निर्भर हैं, ये सब देख लिए। सेकंड में उद्योग देख लिए। थर्ड में हम लोग परिवहन, संचार और व्यापार गतिविधियों को समझेंगे। परिवहन, संचार और व्यापार, तो परिवहन के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो विश्व के स्तर पे अध्ययन करेंगे। तो इस समय हम लोग देखते हैं कि भारत या यूपी से स्टार्ट करते हैं। यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के मामले में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसके माध्यम से अपनी मतलब कि पूरे नेटवर्क के जाल के माध्यम से चारों क्षेत्रों का विकास करेगा। फिर इन्हीं क्षेत्रों को समुद्र से जोड़ देगा, जो कि आगे चल के समुद्री निर्यात के माध्यम से वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो परिवहन मार्ग हम लोग देखेंगे, रेल मार्ग देखेंगे, और जल मार्ग जैसे गंगा नदी है, अंतर्देशीय जल मार्ग हो गया, हुगली से लेके अभी वाराणसी तक बेहतरीन डेवलपमेंट किया गया। तो जल मार्ग के माध्यम से यूपी अंतर्राष्ट्रीय मार्ग तक पहुंच सकता है। फिर परिवहन के माध्यम से, रेल मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मतलब बंदरगाह तक पहुंचेगा, और बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यूपी जब प्रभावित करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे मलक्का हो गया, होरमुज हो गया, सुएज नहर हो गया, इन सब पे तनाव जब उत्पन्न होगा तो यूपी की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। तो भारत क्या करेगा, जैसे पेट्रोलियम का निर्यात करता है 80%,
60% पेट्रोलियम कच्चे तेल का निर्यात गल्फ कंट्रीज से करता है, तो उसके लिए अपने स्रोतों को विविधीकरण करने का प्रयास करेगा। विभिन्न देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएगा, जैसे कि पड़ोस प्रथम की नीति भारत की सबसे अच्छी नीति है। दूसरे प्रकार रशिया, वियतनाम, नॉर्वे हो गया, या दक्षिण देशों में व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अभी साक्षर होने वाली है और स्किल्ड होने वाली है, तो और इसीलिए यहाँ पे मांग बहुत ज़्यादा होगा दक्षिण देशों में। तो दक्षिण देशों में अगर हम देखें तो वियतनाम हो गया, जापान, ताइवान, ये सब विनिर्माण के हब हैं। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में संशोधन भी किया है, तकनीकी कौशल को बढ़ावा दिया है, और द्वीपीय देश हैं तो व्यापार करने में आसानी है। तो ये सब देश अभी जो है हाल में करेंट हॉट प्लेसेस है, जहाँ पे भारत अपने संबंधों को बेहतर करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है। तो यही बात है। तो भूगोल में जब हम अध्ययन करेंगे तो अब हम न केवल भारत या यूपी तक ही सीमित करेंगे, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो सभी चीज़ों को प्रभावित कर रही है, क्लाइमेट चेंज प्रभावित कर दे रहा है, मानव के गरीब से गरीब लोगों को प्रभावित कर दे रहा है। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय भी बात हो जाती है। तो हम लोग जो भी बात करेंगे भूगोल में, उसमें सबसे पहले पर्यावरण की चीज़ों को शामिल करेंगे कि वो पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करता है। जैसे एनर्जी की बात हो गई, इंडस्ट्री की बात हो गई, सेवा क्षेत्र की बात हो गई। यहाँ से क्वेश्चन आर्थिक भूगोल से ज़्यादा आ रहा है, तो इन सबको, या प्रादेशिक नियोजन की बात हो गई। तो ये सब चीज़ें, सांस्कृतिक परिमंडल की बात हो गई, संस्कृति की बात हो गई। तो पर्यावरण से किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है ये सब चीज़ें, तो इनको लिंक करेंगे। ठीक है। तो पर्यावरण के साथ साथ वैश्विक स्तर पे कि जैसे कोई अगर युद्ध हो रहा है, कोविड महामारी आ रही है, और आपदा किसी के देश के ऊपर आ रहा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र डूब जा रहे हैं, तो वहाँ के लोग तो दूसरे देश में आएंगे, संसाधन संकट आएगा, अवैध प्रवेशन का मुद्दा आएगा, और सुरक्षा संबंधी क्राइसिस होगा। तो ये वैश्वीकरण के कारण एक देश का मुद्दा दूसरे देश को प्रभावित करता है, और जब दूसरा देश कोई प्रभावित होता है, जैसे कि रशिया हो गया, तो रशिया के बहुत सारे दोस्त होंगे, अमेरिका प्रभावित हो रहा है, अमेरिका के बहुत सारे दोस्त होंगे, तो कहीं ना कहीं कॉमन दोस्त भारत का होगा, तो भारत का मुद्दा भी प्रभावित होगा। तो पूरा विश्व जो है व्यापारिक तरीके से एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर है, इसीलिए एक देश की चीज़ें प्रभावित होने पे दूसरा देश प्रभावित अवश्य रूप से होगा। और इस तरीके से हम पर्यावरण को अध्ययन करेंगे, वैश्विक स्तर पे क्या गतिविधि हो रहा है, कैसे प्रभावित हो रही चीज़ें। जैसे प्रादेशिक विकास ही हमें करना है, तो विभिन्न देशों की सबसे बेस्ट जो पॉलिसीज़ हैं उसको अपने यहाँ लागू करेंगे। जैसे जापान है, सुनामी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ के देखेंगे किस तरीके से वो अपने प्रदेश में भूकंप रोधी घरों को बनाया है, सामुदायिक जागरूकता किया है, तकनीकी रूप से उपयोग किया है। वही चीज़ को हम लोग कॉपी करेंगे अपने इंडिया में। तो इस तरीके से चीज़ें देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, प्रादेशिक विकास की चीज़ हो गई, इंडस्ट्री की बात हो गई। तो ये सब चीज़ें हम दूसरे के एक्सपीरियंसेस जैसे लाइफ में सीखते हैं, उसी तरीके से हम अपने यहाँ भी चीज़ें सीखेंगे। तो पर्यावरण, वैश्वीकरण हो गया, फिर बाद में हम लोग देखते हैं तकनीकी। अब देखो 21वीं सदी तकनीकी का युग है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से जेन जी मूवमेंट को देखे हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम अकाउंटेबिलिटी आई है। तो ये जो तकनीक है, आगे ड्रोन हो गया, एआई का यूज जीवन में हर कोई कर रहा है। तो एआई, ड्रोन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू बैंकिंग, यूपीआई हर कोई यूज कर रहा है। तो तकनीक जो होता है हम मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रहा है धीरे धीरे। और सब तकनीक की
खतरे भी कुछ हैं। साइबर सिक्योरिटी का खतरा है, डिजिटल डिवाइड जैसी समस्या देखने को मिल रही है, और तकनीक के ओवर यूज से मानसिक स्वास्थ्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंज हैं। तो तकनीक के द्वारा हम भूगोल को अध्ययन करेंगे। तो तकनीक के माध्यम से कैसे उद्योग को बेहतर किया जा सकता है, एग्रीकल्चर को बेहतर किया जा सकता है, प्रादेशिक विकास को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और सांस्कृतिक परिमंडल या जनजातीय क्षेत्रों को कैसे ये प्रभावित करता है तकनीक। तो इसके ऊपर एक पॉइंट जरूर लिखेंगे। तो पर्यावरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चीज़ें चल रही है, तकनीक हो गया, ये 3 चीज़ें तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। साथ में सामुदायिक सहयोग की बात करेंगे कि वैश्विक स्तर पे और भारत के लोगों को सामुदायिक सहयोग होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। तो इन सब के माध्यम से उनका ओपिनियन क्या है मेन लोगों का, तो किस तरीके से इनको प्रभावित करते हैं। तो ये है भूगोल। अब देखो, जब कोई भी भूगोल मैंने बता दिया है, ठीक है, अब भूगोल में देखो समय के अनुरूप विभिन्न मॉडलों का विकास हुआ है। ये तो हम लोग देखते हैं, जैसे नियतिवाद, नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद। तो वर्तमान में सतत विकास की अवधारणा आई, समावेशी विकास की अवधारणा आई, सामाजिक न्याय की अवधारणा आई, हाँ। और सतत विकास में हम लोग भावी पीढ़ी के अनुरूप भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करते हैं, वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये बात हो गई संसाधन की। तो संसाधन जैसे वन हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, तो इन संसाधनों का हमें मितव्ययी तरीके से यूज करना चाहिए, और मितव्ययिता के साथ दक्षतापूर्ण तरीके से यूज करना चाहिए, और पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए संसाधन, नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग पे बल देना चाहिए, और सामुदायिक जागरूकता पे बल देना चाहिए, और तकनीक का उपयोग करना चाहिए, ताकि तकनीक के माध्यम से संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। तो और संसाधन होता क्या है, इसमें बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं का हम लोग नाम लिखेंगे, जैसे कि जिम्मरमैन का नाम लिखेंगे, फिशन का नाम लिखेंगे। संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। महात्मा गांधी का कोट से लिखेंगे कि संसाधन प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लालच की नहीं पूर्ति कर सकते हैं। तो ये सब हो गया, भूगोलवेत्ता का नेम लिखना बहुत इम्पोर्टेंस होगा। हाँ, अब जैसे भारत की बात करूँ मैं, भारत, इंडिया, तो इंडिया में देखो यार, नीचे से अगर मैं बात करूँ तो प्रादेशिक विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जनजातीय पर्वतीय प्रदेश हो गया, मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, इन सबको हमें समझना चाहिए। वहाँ की मृदा, वनस्पति, जल कैसी है, और वहाँ की बस्ती कैसी है, जनसंख्या कितना है, इन सबको समझना चाहिए, ताकि हम लोग वहाँ पे नियोजित विकास कर सके, सतत समावेशी विकास कर सके। तो प्रादेशिक विकास की समस्या इसमें बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए हमें पर्यावरण के साथ साथ मानव से संबंधित जितनी गतिविधियाँ हैं उन सबका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और नियोजित विकास में क्या हो जाएगा, सरकार और NGO, प्राइवेट सेक्टर सब आएंगे। बहुत सारी स्टेट की सामुदायिक भूमिका होनी चाहिए। बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के लिए हमें UP, MP, राजस्थान का सहयोग लेना चाहिए। और जो भी हमारे संसाधन हैं, देखो यार, अब जैसे जल संसाधन है, बुंदेलखंड रीजन के डेवलपमेंट के लिए केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। यमुना नदी का जो बहुत ज़्यादा जल है केन उनका, उसको बेतवा के माध्यम से ही जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम संसाधनों का ऐसा उपयोग करेंगे कि वो व्यर्थ ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम आ सके।
और जब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो चीता आंदोलन जो हो गया, ये सब समस्याएं आएंगी तो उनका निराकरण भी हम करेंगे बातचीत करके। बहुत सारे आंदोलन होंगे भविष्य में, लेकिन उसके लिए हमें देश हित में, राष्ट्रीय हित में जो होता है त्याग करना पड़ेगा। और जो गरीब मार्जिनलाइज सेक्टर है, सामाजिक विकास के लिए उनको कौशल, स्किल ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमारा देश इतना निर्भर हो सके कि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए, मतलब विरोध ना करें, अपने आप में सक्षम हो। अगर उसके लाइफ में आगे कोई आपदा आए, कोई निर्माण प्रोजेक्ट हो जाए, बहुत ज़रूरी है, सरकार के लिए, देश के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए वो पीछे ना हटे, अपना सहयोग करे। तो ये सब अब जैसे कि आज मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा है, मान लो मैंने पढ़ा है व्हिटलसी का कृषि प्रदेश। तो एग्रीकल्चर को व्हिटलसी ने 1933 या 36 में 13 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया था। उन्होंने 5 आधार लिए थे, जैसे कृषि एवं पशुपालन, और कृषि में तकनीकीकरण का यूज, और उपभोग, उत्पादन के बाद किस तरीके से अपनी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उपभोग का तरीका हो गया। पूंजी और निवेश की बात, तो पूंजी क्या हुआ, अर्थव्यवस्था हो गया। तो भूगोल में अर्थव्यवस्था के तत्वों को लागू करेंगे। इंडस्ट्री भी अर्थव्यवस्था है, किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाली चीज़ें क्या हैं, सरकार की नीति क्या है, पूंजी निवेश कितना लग रहा है, परिवहन कैसा है, कच्चा माल और ये सब, ऊर्जा, जल संसाधन, ये सब प्राकृतिक हो गया। तो कोई भी सब्जेक्ट जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, 5-6 तत्वों से मिलके बना होता है। तो इसीलिए मेरा आपसे यही चीज़ कहना है कि अपने सिलेबस के पॉइंट को ध्यान में रखिए और उससे लिंक करने की कोशिश कीजिए विभिन्न टॉपिक को, तो एक बेहतर आंसर आपका निकल के आएगा। किस प्रकार से प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और सरकारी या प्रशासनिक, राजनैतिक, वैश्वीकरण, तकनीकीकरण, सामुदायिक सहयोग, इन सब से कैसे संबंधित हैं, और प्रकृति कैसे प्रतिकूल रूप से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, आपदा, जलवायु परिवर्तन, इन सब से कैसे प्रभावित कर रही है, इन सब से जोड़ने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच। वैश्वीकरण के साथ तो भूलिएगा भी मत क्योंकि अब पूरा विश्व एक गांव की तरह हो रहा है। युद्ध का प्रभाव, कोविड-19 का प्रभाव, हर 2-3 साल पे कोई ना कोई झटके हमें देखने को मिल जाएंगे। तो एक देश की आर्थिक नीति दूसरे देश से प्रभावित हो रही है। अब नेपाल क्या है, चीन और भारत के बीच फंसा हुआ है। वो समुद्र तक अगर पहुंच चाहता है तो इन दोनों के ऊपर डिफेंस रहेगा, तो इनकी मदद, इनकी चीज़ों को ज़रूर शामिल करेगा। तो अब कोई भी व्यक्ति जो है अपनी ईगो के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि सामुदायिक सहयोग की भावना होनी चाहिए उसके अंतर्गत, हाँ, और अवसर का लाभ उठाना होना चाहिए, एक ट्रस्ट बिल्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, और आत्मनिर्भर होना चाहिए वो देश, और पर्यावरण के अनुकूल चीज़ों को उपयोग करने के लिए वैश्विक मंच पे अपनी बातें रखें तकनीकी लाभ करने के लिए। तो एक देश की नीतियाँ ऐसे प्रभावित हो रही है।